हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुद्दस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो मिक्सड रहेंगे, ठीक है। 2021 2019 में पूछे गए एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, जिन पे बार बार फोकस किया जाता है। आपको यहां से पता चलेगा कि टॉपिक्स कौन से बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आपको रिक्वेस्ट है आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और खुद भी लाइक करो, ठीक है। सो यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? आई एम फाइन। सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है? यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, यस। सो ये 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहते हैं इसमें, ठीक है। आपके पूरे कंसेप्ट और पूरे टॉपिक्स के बारे में आपको पता चलता है यहाँ पे कि कौन सा टॉपिक मतलब बार बार रिपीट होता है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वो मतलब एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं यहाँ पे। सो आजकल जो चलते हैं वो 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2019 में क्वेश्चन जो पूछे गए उनके बारे में आपको यहाँ पे ज्ञान दिया जाता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये कुछ क्लासेस रहते हैं फिलर फॉर्म की तरफ से। 9 बजे रहता है करंट अफेयर्स, 11 बजे होता है पेपर 1 फर्स्ट, ठीक है। तो उसमें थ्योरी क्लास होता है। 2 PM जो अभी का क्लास होता है ये पेपर फर्स्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं इसमें। 9 PM रहता है मैथ का क्लास और 11 PM जो पेपर फर्स्ट के इसमें भी एमसीक्यूज कराए जाते हैं, ठीक है। और भी कुछ क्लासेस है। सेकंड पेपर के हिंदी का क्लास रहता है 12 बजे, 1 बजे रहता है हिस्ट्री सेकंड पेपर, ठीक है। 6 PM रहता है संस्कृत, 7 PM रहता है कॉमर्स। ओके, सो कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर कॉमर्स का क्या हो रहा है यहाँ पे क्लास? तो कॉमर्स का भी हो रहा है, बाकी जो नहीं हो रहे हैं, जो इतने में दिए गए हैं उनके क्लासेस हो रहे हैं, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इसको, ठीक है। सो दे विल आल्सो ज्वाइन द क्लास एंड देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। ये सब शेयर करो। जो शेयर करेगा वो थम्स अप भी साथ में करेगा, पर झूठा थम्स अप नहीं करेगा, ठीक है। जो सच्चा थम्स अप होना चाहिए कि मैं उसका मतलब है कि आपने शेयर किया है और लाइक भी किया है, ठीक है। तो थम्स अप तभी करना जब आप शेयर करोगे। ओके, सो देखो हमारे यहाँ बहुत सारे दुश्मन छुपे हुए होते हैं, है ना, वो भी क्लास देख रहे होते हैं, ठीक है। यस, सो कोई बात नहीं, तो उनको बोलने दो जो भी बोल रहे हैं वो जल रहे हैं, उनको आग लगी हुई होती है, ठीक है। यस, सो लॉजिकल रीजनिंग में हम बोलते हैं कि उनको आग लगी हुई होती है, तो वो इतना बोलते हैं कि इतना क्यों हो रहा है फिलर फॉर्म की तरफ से। सो इसीलिए आपको मतलब कुछ डरने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अटेंड कर लो क्लासेस, ठीक है। सो आप वी वांट मोर जेआरएफ कीवर्ड्स फ्रॉम फिलर फॉर्म। ओके, सो दिस टाइम सो हम आपके साथ पूरी प्रिपरेशन से आते हैं, आपके साथ पूरा साथ देंगे आपको, ठीक है। सो डू नॉट वरी। ओके, सो आप डेली अटेंड करिए इन क्लासेस को, चाहे पेपर फर्स्ट का होगा चाहे पेपर सेकंड का होगा, ठीक है। सो डू नॉट वरी। सो आई होप यू गॉट इट कि मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। यस, so let's begin, so let's get started, let's start, yeah, so let's start our today's MCQ series। so अब MCQs पे आप ध्यान में रखो, ठीक है। आप कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच आर द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न मास मीडिया। ये 2019 में क्वेश्चन आया है, मॉर्निंग शिफ्ट में आया था कि यहाँ पे आपको बताना है मॉडर्न मास मीडिया की कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है कौन सा है, ठीक है। हाँ, एक बताना है आपको, ए कैपिटल इंटेंसिव, बी है लेबर इंटेंसिव, सी है सस्टेनेबल, डी है डेवलपमेंटल। ओके,
सो आप सब आंसर कर लो। मॉडर्न मास मीडिया, जो आजकल मास मीडिया चल रहा है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है, कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है उसका। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है कि यानी ज्यादा ज्यादा मतलब इन्वेस्ट करना और ज्यादा ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना, ठीक है, अपने बिजनेस को, ठीक है। बिजनेस की अगर बात करेंगे यानी अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना और प्रोडक्ट भी हासिल करना। लेबर इंटेंसिव होता है कि यानी ज्यादा मतलब उसमें एम्प्लॉयज लगे, ठीक है, ज्यादा मतलब काम पे रखेंगे, ठीक है, बंदे, तो दैट मीन्स लेबर इंटेंसिव। इसको हम देखेंगे बाद में, तो इसको थोड़ा सा आप इसमें कंसेप्ट ले लो। इस तरह सस्टेनेबल क्या होता है, डेवलपमेंटल क्या होता है, तो ये आप देख लो, ठीक है, कि पहले आप आंसर कर लो। पहले जब आपका आंसर आना चाहिए उसके बाद हम देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। यस, सो आप सब आंसर कर लो। वेरी गुड। बहुत अच्छा, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। तो थोड़ा सा टाइम हो गया इसके साथ ज्यादा ही, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। सो मॉडर्न मास मीडिया की एक कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज कैपिटल इंटेंसिव। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। सो कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है कि जब हम बिजनेस प्रोसेस को, या हमारे पास कोई इंडस्ट्री होगी, है ना, जिसके पास इंडस्ट्री होगी, तो उसमें ज्यादा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना, और उस इन्वेस्टमेंट से क्या आ जाएगा, ज्यादा ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करना, ज्यादा ज्यादा सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, ठीक है। और हम बोलेंगे यहाँ पे कि यानी वहां पे वो एक हाई एसेट बनता है ना, एक फिक्स्ड एसेट बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी आती है, कोई प्लांट है ना, सीमेंट प्लांट बनाता है, कोई और प्लांट बनाते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं किसी के पास, यानी पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है, ये कुछ एसेट्स होते हैं, ठीक है, जो किसमें आते हैं, कैपिटल इंटेंसिव में, ठीक है। सो इसको आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा और देख लेंगे हम कि यहाँ पे मैं जो भी बोल रहा था कि यानी जो लेबर इंटेंसिव का मतलब है कि यानी लेबर, जो एम्प्लॉय ज्यादा लगाने या लेबर ज्यादा उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है, सो दैट के जो लेबर होगा, है ना, जो काम करने वाले होंगे, सो वो ज्यादा एफिशिएंट बन जाएंगे। उससे क्या होगा कि ज्यादा प्रोडक्शन आ जाएगी। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या होता है कि यानी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट हम लेबर पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट में नहीं करते, हम बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं, जिससे हमारा रेवेन्यू बढ़ जाता है, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस, व्हाट इज कैपिटल इंटेंसिव एंड व्हाट इज लेबर इंटेंसिव। सो मैं दोबारा बताऊंगा, कैपिटल इंटेंसिव वो होता है बिजनेस में जिससे जितना ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट कर ले उतना ज्यादा हमारे पास रेवेन्यू आ जाएगा और प्रॉफिट भी आ जाएगा, ठीक है। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या है कि हम जितना स्पेंड करेंगे, मतलब लेबर काम करने वाले पे, ठीक है, लेबर काम करने वाला एम्प्लॉय होगा इंडस्ट्री का या किसी और का, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम एफिशिएंट बनाते हैं एम्प्लॉय को, तो उसके बाद हमारा जो रिजल्ट आ जाता है वो प्रोडक्टिव आ जाते हैं, उसमें ज्यादा प्रोडक्शन आ जाती है। सो दैट इज कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव। आई होप यू गॉट इट। सो थोड़ा सा और है, अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। कैरेक्टरिस्टिक क्या है मॉडर्न मास मीडिया का, ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखोगे कि जो मॉडर्न मास मीडिया जो है, इसमें हम ह्यूज अमाउंट फंड्स लगाते हैं या इन्वेस्टमेंट इसमें लगाते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट मशीनरीज हम लगा देते हैं, है ना, मतलब काम पे। इसी तरह हम डिफरेंट इक्विपमेंट यूज करते हैं यहाँ पे, किसमें, मॉडर्न मास मीडिया में, ठीक है। सो मॉडर्न मास मीडिया जो है, आजकल जो लोग वो ज्यादा डिपेंडेंट किस पे है, मॉडर्न मास मीडिया पे। ओके, सो ये आप ध्यान में रखोगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है, नोटिस बना सकते हैं। सो इसका हिंदी नहीं है, इसका मैंने
यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट है, ठीक है। सो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप यू गॉट इट। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। चलो सब पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन एन एसेंशियल वे। यानी यहां पे आपको बताना है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा है, बट एसेंशियल वे यानी जो मतलब इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। या इंस्ट्रक्शन रिटन ऑन क्वेश्चन पेपर, इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है। हाँ, सो दूसरा है बी, लर्नर अटेंडिंग एन ऑनलाइन क्लास। लर्नर ऑनलाइन क्लास अटेंड करता है, क्या ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सी है द ड्रेस कोड फॉलोड बाय एन इंडिविजुअल। इन्हें जो ड्रेस कोड पहन, ड्रेस कोड होगा, ठीक है, शर्ट है ना, टाई, बाकी जो पैंट होगा है ना, बाकी शूज होंगे, तो वो ड्रेस कोड, उसको माना जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। या योगा इंस्ट्रक्टर जब योगा क्लासेस लेता है, ठीक है, तो क्या वो है। तो यहां पे आपको बताना है। वेरी गुड, सब आंसर कर लो। आपके पास टाइम है, आप आंसर कर लो सब। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बताना है आपको कौन सा है, ठीक है। इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको बताना है। देखो जितना हो सके उतना आप शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जलाना है ना, उनको आग लगनी चाहिए कि फिलर फार्म पे कुछ हो रहा है, ठीक है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो आप। यस। सो हमारे दुश्मन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं ना, आप देख रहे हो, कल के क्लास में देखा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट क्या था, ड्रेस कोड फॉलोड बाय एन इंडिविजुअल। यानी जो ड्रेस कोड यूज किया होगा किसी इंडिविजुअल ने, ठीक है, सो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। यस, हमारे बहुत सारे दुश्मन बढ़ गए हैं ना, हाँ, क्योंकि हम मेहनत ज्यादा करते हैं ना। यस, सो इसलिए आप सतर्क रहे, ठीक है। हाँ, सो देखो पवन पिछले बार बोल रहा था सर नहीं हंस रहा था, देखो आज मैं हंस रहा हूं, है ना। यस, सो पता नहीं पवन तब से गायब ही हो गया है। वो आजकल क्लास में भी नहीं आता है। वो बोलता है सर को, मतलब स्टूडेंट्स ने बोला सर को रेस्पेक्ट करो। कोई बात नहीं कि यानी जब स्टूडेंट बोले तो मूड नहीं होता है ना हंसने का, तो आज मैंने हंस लिया। ओके, सो यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे है द ड्रेस कोड, जो हम फॉलो करते हैं ना, एक इंडिविजुअल ड्रेस कोड फॉलो जो करेगा वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखो ये वाले क्यों नहीं है, क्वेश्चन पेपर पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, या कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर पे, तो वो हम पढ़ते हैं ना, वो शब्द होते हैं, दो आर नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट जेस्चर्स यूज करते हैं ना, टच का यूज करते हैं, है ना। सो डिफरेंट एक्टिविटीज हम करते हैं उस पे। एक सेकंड रुको आप। सो डिफरेंट इसमें जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो आते हैं उसमें मतलब जो हम कम्युनिकेशन यहाँ पे होती है वो वर्डलेस होती है। देखो क्वेश्चन पेपर पे कुछ वर्ड्स होते हैं ना, उनको पढ़ते हैं हम, तो दैट बिकम्स वर्बल। इस तरह लर्नर ऑनलाइन क्लास जो अटेंड करेगा, जैसे आप ऑनलाइन अटेंड करते हो, तो वो भी बन जाएगा क्या, वर्बल। इस तरह इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर, वो योगा सिखाता है, योगा कैसे करने, टीचिंग क्लास लेता है, तो वो भी वर्बल बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ड्रेस कोड कैसे है, हम एक ऑप्शन बताते हैं नॉन वर्बल में, हम अपीयरेंस, कि अपीयरेंस कैसी है, मेरी अपीयरेंस कैसी है, मैं मतलब एक अच्छे कपड़े पहनता हूं, है ना, कि है ना, ये बात है कि हमारा जो ड्रेस कोड होता है, हमारा फिलर फॉर्म का ड्रेस कोड है, ठीक है। हम कोई और ड्रेस कोड नहीं पहन सकते। हम अगर फॉर एग्जांपल हम पार्टी में जाते हैं, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, जैसे हम पार्टी में जाते हैं, पार्टी में हम क्या करते हैं, हम वहां पे ड्रेस कोड पहन के जाते हैं ना, कोट टाई,
पैंट हम पहन के जाते, शूज अच्छे से शूज, फॉर्मल शूज पहन के जाते हैं, तो दैट बिकम्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वो वर्डलेस रहता है, ठीक है, यानी दैट मीन्स अपीयरेंस होती है, या चॉइस ऑफ कलर भी कह सकते हैं ना, हेयर स्टाइल होता है, क्लोथिंग होती है ना, ड्रेसिंग जो मैं अभी बोल रहा था, इस तरह फेशियल एक्सप्रेशन, मैं स्माइल करता हूं है ना ऐसे, तो ये स्माइल होता है ना, मतलब कि फेशियल एक्सप्रेशन कि मैं कभी कभार आंखों को ऐसे करता हूं, तो डिफरेंट जेस्चर्स में यूज करता हूं, मैंने हाथों को ऐसे किया, तो ऐसे पैरालिंग्विस्टिक्स हम यूज करते हैं, बॉडी लैंग्वेज, प्रोक्सिमस हम यूज, दीज आर डिफरेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो बाकी क्यों नहीं तो ये क्यों है। सो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप, मुझे पूरी उम्मीद है आप उसको कॉन्फिडेंस से करोगे। ओके, सो ये ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपके सीक्रेट में क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। चलो आप फोकस कर लो क्वेश्चन पे, आप बातें नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, यहाँ पे बताना आपको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का स्टेज बताना कौन सी है। चलो सब बताओ। इंट्रा मीन जो हम अपने आप के साथ बातें करते हैं ना, ठीक है, दैट इज इंट्रापर्सनल। एक होता है इंटर, इंटर मीन दो के बीच में जो बातें होते हैं, दो के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है, दैट इज इंटरपर्सनल। इंट्रा मीन जब हम विद इन वन सेल्फ, ठीक है, उसकी स्टेज आपको बताना है, फैटिक स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, पर्सनल स्टेज, ट्रांसेंडेंटल स्टेज। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। चलो थोड़ा सा टाइम मैं दे दूंगा आपको, आप सब आंसर कर लो, अच्छे से आंसर कर लो। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या, ट्रांसेंडेंटल कम्युनिकेशन। तो ट्रांसेंडेंटल कम्युनिकेशन जो है ये क्या है कि हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है ना, सो इट इज द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन विच रेफर्स टू कम्युनिकेशन विद इन सेल्फ, यानी अपने आप के साथ बातें करना या अपने आप के साथ कम्युनिकेशन करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी माउंटेन पे बैठा हूं और मैं खुद सोचता हूं, या मैं ऐसे बैठा रहता हूं कमरे में तो मैं सोचता हूं अपने आप के साथ अब मैं क्या करूं, है ना। सो दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। दिस इज हाउ वी थिंक एंड असाइन मीनिंग टू ऑल द मैसेजेस। तो हम सारे मैसेजेस को ऐसे सोच के रखते हैं ना, हम इनको असाइन करते हैं। एंड इवेंट इज दैट सराउंड आवर लिव्स, यानी जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है तो उसके बारे में हम सोचते हैं, दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। सो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है हम कैसे सोच, हमारा सोच कैसा होगा, है ना। तो हम रिएक्ट भी करते हैं इन सिचुएशंस पे कभी कभार। फॉर एग्जांपल हम डे ड्रीमिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैं अभी लंदन जाऊंगा, है ना, यस, अभी मैं जाऊंगा यूएस से, है? अभी मैं फॉर एग्जांपल किसी कोई अच्छा सा जगह होगी, मैं सोचता हूं कि मैं उधर का पहुंच गया, मतलब डे ड्रीमिंग हम करते हैं ना। सो थिंकिंग अबाउट व्हाट टू वियर टू वर्क, यानी यहाँ पे हम ये भी कहते हैं कि यानी जब मैं काम पे जाऊं तो उधर उस वक्त कौन सा ड्रेस मैं ले लूंगा, तो मैं पहले ही सोच के रखता हूं खुद अपने आप के साथ। या मैं पार्टी पे जाऊंगा, अगर मैं पार्टी पे जाऊंगा तो पार्टी के वक्त मैं ये ड्रेस पहनूंगा। ओके, सो ऐसे हम इसको बोलेंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, तो इस तरह ट्रांसेंडेंटल कम्युनिकेशन जो है ये भी एक काइंड है, ये भी एक टाइप है किसका, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का। इसमें क्या होता है कि यानी स्पिरिचुअल वेलबींग जो होता है, यानी हम यानी जो हमारा रूह होता है, स्पिरिट इसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो इट इन्वॉल्व्स राइजिंग अबव एवरीथिंग, यानी जो हमारे स्पिरिट के बारे में जो हम सोचते हैं, इमेजिनेशन जो होती है, इस इमेजिनरी वर्ल्ड में जो हम उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। सो इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ समवन्स पर्सपेक्टिव टू समथिंग हायर विच इज डिवाइन एंड स्पिरिचुअल इन नेचर, यानी जो हमारा स्पिरिट, हमारा सोल जो है,
हम कहते हैं ना ये डिवाइन है ना, ये स्पार्क है, ये पायस है। ओके, सो हम अपने स्पिरिट ट्रांसलेशनल कम्युनिकेशन जो है, हम कभी कभार हमारा रूज होता है, हम ड्रीम करते हैं ना, हाँ हम सोए रहते हैं और हम पूरे दुनिया का चक्कर लगाते हैं, या बहुत सारे एरिया को हम ड्रीम में चक्कर लगाते। तो वो कौन होता है? वो हमारा जो सोल होता है, हमारा जो जिसको स्पिरिट बोलते रूह होता है, वो जाता है और सैर करता है पूरे उस इलाके का, यानी जो हमने देखा भी नहीं होता है। ठीक है, यस, हाँ परी लोग का भी कर सकता है। ठीक है, तो परी लोग का भी कर सकता है विजिट। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो अब नो बातें, अब फोकस करो क्वेश्चन पे। ठीक है, ये आपके सेकंड क्वेश्चन 4, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। कंसिडर द एग्जाम्पल गिवन बिलो, एक एग्जाम्पल है, इस पे आप फोकस करिए। देवदत्ता इज ग्रोइंग फैट, देवदत्ता क्या है? वो मोटा होता जा रहा है। ठीक है, ही डज नॉट ईट फूड ड्यूरिंग द डे, वो दिन में खाता नहीं है। देयरफॉर ही मस्ट बी ईटिंग फूड ड्यूरिंग द नाइट, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो हमने यहाँ पे अनुमान लगाया कि वो रात में खाता होगा फिर, ठीक है, बाकी जो सेम रहता होगा। आइडेंटिफाई द लॉजिक इन्वॉल्व इन द एग्जाम्पल प्रोवाइडेड अबव बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शन इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको चूज करना है एक ऑप्शन, तो इसका आप आंसर करो। ठीक है, पहले आप आंसर कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो। देखो ये क्वेश्चन मतलब फेवरेट है एनटीए का। ठीक है, एनटीए यूजीसी नेट का फेवरेट क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं। जैसे यहां पे किसी और का नाम होगा, है ना, हाँ तो यहां पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, है ना, ए पार्ट इसका आंसर। ए पार्ट क्या है? अर्थापति। ठीक है, चलो देखो यहां पे हम देखते हैं कि जो देवदत्ता है वो फैट होता जा रहा है ना, तो बट वो दिन में खाता नहीं है। तो यहां पे हमने एज्यूम किया कि वो रात में खाता होगा। ठीक है, तो यहां पे हमने लॉजिक कौन सा लगाया? अर्थापति। अर्थापति का मतलब ही है कि सपोज करना। ठीक है, हम प्रिज्यूम करते या पास्टुलेशन हम देते हैं। ठीक है, हम एक एजम्पशन देते हैं, प्रिजर्व या सपोजिशन हम करते, सपोज हम करते हैं। ठीक है, कि ये हो सकता है। ठीक है, सो इससे क्या होता है कि जो दो के बीच में कंट्राडिक्शन होती है, यहां पे जब हम प्रिजम्पशन देते हैं, कोई एज्यूम करता है, ठीक है, तो पोस्टुलेट करते हैं, कुछ बताते हैं, हम कुछ आइडिया देते हैं, तो वो वेल एस्टैब्लिश्ड बन जाता है। ओके, सो इसकी ये एग्जांपल अच्छी है। देवदत्ता जो है वो फैट होता जा रहा है, बट ही डज नॉट ईट फूड ड्यूरिंग द डे, वो दिन में खाता नहीं है, बट वो कब खाता होगा? रात को खाता होगा। ठीक है, सो ये एक इसकी बेस्ट एग्जांपल है। सो यहाँ पे जो देवदत्ता जो है, हम बोलते हैं कि वो दिन में खाता नहीं है, अब वो कब खाता होगा? फिर रात को खाता होगा। ठीक है, सो ये एक पोस्टुलेशन बन गई। हमारी जो पोस्टुलेशन क्या है? वो रात को खाता होगा। ठीक है, सो इसी तरह बाकी भी है, जैसे अनुपलब्धि है। अनुपलब्धि मीन्स नॉन एप्रहेंजन, यानी कि हम जो बोलते हैं कि मतलब नॉलेज जो एग्जिस्ट नहीं होगी, यानी जो एग्जिस्ट नहीं होगा, नॉन एग्जिस्टेंस जिसकी होगी, तो उसको हम अनुपलब्धि कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे है। अनुमाना भी है ना। अनुमाना मीन्स जो हम बाद में जानते हैं। अनुमाना मीन्स जो हम बाद में जानते हैं। ठीक है, जैसे हम अनुमान पहले लगाते हैं, फिर हम उसको बाद में जाहिर करते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल, अनुमाना के एग्जांपल है, मतलब वो बेस्ट एग्जांपल है इसकी कि फॉर एग्जांपल कहीं हम बोलते हैं जहां पे धुआं होगा वहां पे आग होगा, है ना,
ये अनुमाना के एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि जहां पे धुआं होगा वहां पे आग होगा। ठीक है, तो ये हम पहले एक अनुमान लगाते हैं, इन्हें हम जानते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल हमने एक जंगल देखा है, जंगल में हम जब गए वहां पे एक धुआं था, बट हम जब गए 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 उधर उधर जब हम पहुंच गए तो वहां पे हमने वो धुआं नहीं था, वो कुछ और ही था, ये फॉर एग्जाम्पल वो क्लाउड था। ठीक है, सो दैट मीन्स कि हम अनुमान में क्या करते हैं, पहले हम अनुमान लगाते हैं, पहले हम ये गेस करते हैं। ठीक है, सो उसके बाद हम उसको जानते हैं। ठीक है, सो ये ध्यान में रखिए, ये अनुमाना है। ठीक है, तो इस तरह शब्द है वर्ड्स। ठीक है, हाँ शब्द आप ध्यान में रखना, शब्द हम वर्बल टेस्टमनी भी बोलते हैं, यानी जो हम वर्ड्स बोलते हैं उस मतलब एक फॉर एग्जाम्पल जो मैं वर्ड्स बोलते हैं ये सारे शब्द है। ठीक है, हाँ तो फॉर एग्जाम्पल ये शब्द जो होते हैं ये ट्रस्ट वर्दी पर्सन से निकल के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका टीचर जो होता है वो ट्रस्ट वर्दी होता है, जो बोलता है आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं टीचर ने बोला हमें ये तो ये सही है। ठीक है, सो क्योंकि टीचर जानता है, क्योंकि वो वेल मैच्योर होता है, वो वेल क्वालिफाइड भी होता है, उसके पास नॉलेज भी होता है। ठीक है, चाहे कम ही सही बट होती है उसके पास नॉलेज। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना। सो जो वो बातें बोलता है आपको अच्छे लगते हैं, आपको सच लगता है उसका, ठीक है, दैट मीन्स शब्द। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो अर्थापति क्यों आएगा इसका? ठीक है, सो जब हम प्रिज्यूम करते हैं, जब हम रिज्यूम करते हैं या पॉस्टुलेट करते हैं हम, ठीक है, सो ये ध्यान में रखना आप। सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। सिमेंटिक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इज इम्प्लाइड व्हेन द, यानी यहाँ पे आपको बताना है सिमेंटिक बैरियर, ठीक है, कम्युनिकेशन का कब हम बोल सकते हैं। ए सिग्नल इज लास्ट बिफोर रीचिंग द रिसीवर, यानी सिग्नल खो जाती है जब रिसीवर तक पहुंचती है। बी ए मैसेज ट्रांसमिटेड बाय द सोर्स इज अनक्लियर, यानी मैसेज जो पहुंच जाती है सोर्स से, यानी वो अनक्लियर है, वो ठीक नहीं होती है। सी रिसीवर्स अटेंशन इज डाइवर्टेड, जो रिसीवर का अटेंशन होता है वो डाइवर्ट होता है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, बीच में बहुत सारी बातें आती है, यानी बहुत सारे बंदे आ जाते हैं, वो बातें लिखते 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 जाते हैं, आप बोलते हैं सर क्या बोलता है, आपका फोकस किधर चला जाता है, चैट पे, है ना। सो दैट मीन रिसीवर्स अटेंशन इज डाइवर्टेड, आपका डाइवर्ट हो जाता है अटेंशन। रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मैसेज, रिसीवर उसको मैसेज को अंडरस्टैंड ही नहीं करते। जैसे कभी कभार आपको मेरा लैंग्वेज बैरियर हो जाता है, आपको मेरा समझ में नहीं आ जाता है, ठीक है, सो दैट मीन्स कि रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मैसेज। ओके, सो आप आंसर कर लो सब, वेरी गुड। यहां पे आपको बताना सिमेंटिक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। मैं बीच में थोड़ा सा चुप रहता हूं क्योंकि आपको डिस्टर्ब ना हो जाए। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपका टाइम खत्म हो गया है, ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट, ठीक है। सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो देखो सिमेंटिक बैरियर होता है कि यानी मीनिंग में, ठीक है, मीनिंग मतलब मैसेज जो होती है जब वो समझ में आ जाएगा, दैट इज सिमेंटिक बैरियर। ओके, यानी लिंग्विस्टिक बैरियर होता है, यानी यहाँ लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, कि मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मैं हिंदी नहीं बोल पाता हूँ ज्यादा, ठीक है। सो मैं एवरेज हिंदी बोलने वाला हूँ, मुझे हिंदी समझ में भी नहीं आती है ज्यादा, मैं बोल पाता हूँ कभी कभार, ज्यादा नहीं। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे सिमेंटिक बैरियर हो सकता है कम्युनिकेशन में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट, ठीक है। मीन या मतलब आप फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझ में नहीं आ गया है, ठीक है, मीनिंग आपको समझ में नहीं आ गई, दैट इज सिमेंटिक बैरियर। ओके, यस, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। सो यहाँ पे असर्शन इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन। असर्शन ए है कम्युनिकेशन प्रिसपोज a shared symbolic environment, a social relationship even among non participants, ठीक है। सो यानी कम्युनिकेशन जो हम प्रिसपोज करते हैं कि शेयर्ड होती है, सिंबॉलिक एनवायरनमेंट,
सोशल एमंग नॉन पार्टिसिपेंट, यानी ये नॉन पार्टिसिपेंट्स के लिए वैसे रहती है जैसे पार्टिसिपेंट के लिए रहती है, ठीक है। कौन सी कम्युनिकेशन, रीजन क्या कहते हैं, इट लीड्स टू सोशल इंटरेक्शन, यानी ये जो कम्युनिकेशन होती है ये सोशल, इससे सोशल इंटरेक्शन हो जाती है, ठीक है। विच इन कॉम्बिनेशन विद अदर फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू सेंस ऑफ कम्युनिटी, तो यहां से मतलब कम्युनिटी से बहुत ज्यादा लगाव रहता है फिर, ठीक है, जब हम कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे साथ कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है, तो यानी शब्द से करते हो, वर्ड से करते हो, तो आप मुझे पता चलता है कि कौन कौन करता है ना। तो ऐसे हमारे पास सोशल इंटरेक्शन हो जाती है। तो इसी तरह यहां पे अब बताना आपको कि कौन सा करेक्ट है। हिंदी वाले भी पढ़ो और आंसर कर लो। चलो सब आंसर कर लो, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। नीचे दिए गए हैं ऑप्शन, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आज हमारे 20 क्वेश्चन है, ठीक है, हम 20 क्वेश्चन कर लेंगे आज। तो आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट। देखो डी पार्ट क्यों है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए है फॉल्स, यानी कम्युनिकेशन मतलब सेम शेयर्ड नहीं रहती है उसके लिए जो नॉन पार्टिसिपेंट होता है। जो आप है अभी आपके साथ कम्युनिकेशन हो रही है, और जो नहीं है वो जो नहीं देखेगा इसको, ठीक है, लाखों में होते हैं इसमें पार्टिसिपेंट्स, है ना, यूजीसी नेट। तो कुछ काम करते हैं तो वो काम पे लगे हुए हैं, तो वो यहाँ पे हमारे साथ कम्युनिकेशन उनके साथ शेयर नहीं है, उनके साथ ये सिंबॉलिक एनवायरनमेंट नहीं मिलता है ना, उनके साथ एनवायरनमेंट, पढ़ने का एनवायरनमेंट भी नहीं मिलता है, उनके साथ सोशल रिलेशनशिप भी नहीं मिलते। जैसे आप बोलते हो हमारा टीचर है, ठीक है, घर वालों को बोलते हो इस वक्त हमारा क्लास है, ठीक है। सो आप आपके साथ एक सोशल रिलेशनशिप बन गई। सो बट जो नॉन पार्टिसिपेंट है उसके साथ नहीं बन गई, सो दैट मीन्स दे फॉल्स है। ओके, सो आई होप यू गॉट। इस तरह सेकंड रीजन जो है ये ट्रू है, क्यों है, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन हो जाती है, ठीक है। आपको पता नहीं था कि हमारे को जम्मू कश्मीर का एक टीचर है वो पढ़ाएगा हमें एमसीक्यूज, ठीक है, ये आपको पता नहीं था। जो मुझे हो गया आपके साथ सोशल इंटरेक्शन, कोई हरियाणा से, कोई गुजरात से, है ना। सो ऐसे यानी कोई तमिलनाडु से है, कोई कई और से हैं, सो बहुत सारे हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं। सो ऐसे सोशल इंटरेक्शन हो जाती है ना। सो डिफरेंट कम्युनिटी सेंस हमारे आ जाते हैं। सो दैट मीन्स आर इज ट्रू। आई होप यू गॉट इट। सो चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। ये भी इजी क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको मैच करने इनको आपस में। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। आपको कंप्यूटर के टर्म्स दिए गए हैं। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था, सेकंड जनरेशन में क्या, ट्रांजिस्टर्स, VLSI, वेर ए लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रोप्रोसेसर्स। थर्ड है वैक्यूम ट्यूब फॉर द इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, सब आंसर कर लो, वेरी गुड। चलो सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। जो गाय बैग क्लास से उनको भी बुलाओ कि उनको बोलो सर आज हंस रहा है ना। यस, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट के पहले आंसर देखते हैं फिर हम हंसते हैं, है ना। सो ये है बी पार्ट, क्या है, एक आएगा थर्ड, है ना। वैक्यूम ट्यूब यूज होते हैं तो एक ही से मतलब ये तीनों में है ना। सो ये वाला नहीं आएगा तो इन तीनों में से फिर देखना पड़ेगा। सेकंड जनरेशन में यूज होते हैं ट्रांजिस्टर्स, तो ये ट्रांजिस्टर्स, ये अब ये वाला भी एलिमिनेट हो गए तो
यहाँ पे 2 रह गए, ठीक है। अब ये वाला है, ये और ये। अब थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होते थे, तो ये 4th आएगा, ठीक है। सो ये बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, यानी यहां तक ठीक था, यहां तक हमने 2 चूज किए थे। अब यहाँ पे इसका आएगा 4th, इसका आएगा 2nd, तो 2nd नहीं आएगा क्योंकि 2nd जो है ये 4th जनरेशन के यूज होते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ओके, यस। सो 3rd जनरेशन में यूज होते थे क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। सो 4th जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज होते थे माइक्रो प्रोसेसर्स। सो ये ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट इट, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, है ना, यस। देखो जहां पे हंसी होगी वहां पे मैं हंसूंगा, ठीक है, अभी हंसी नहीं आएगी, यस। सो अभी क्वेश्चन पे ध्यान रखो आप। A dash dash is a computer program that separates by inserting copies of itself into other executable code or documents. यानी यहाँ पे आपको बताना है वो कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी इनमें से आपको बताना है वो कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो फैलाता है, यानी एक डिफरेंट कॉपीज खुद ही आ जाते हैं हमारे फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सिस्टम होगा उसमें, है ना, हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, तो उसमें खुद ही आ जाते हैं। वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, भी है कंप्यूटर वायरस, सी है फायरवॉल, डी है एंटीवायरस। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आपके पास अभी टाइम है, आप आंसर कर लो। यानी ऐसा कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है, दैट सेपरेट्स बाय इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, यानी खुद ही आ जाते हैं, उसके जो फाइल्स होंगे वो खुद ही आ जाते हैं, ठीक है। एंड अदर एग्जीक्यूटिव कोड और डॉक्यूमेंट, या किसी डॉक्यूमेंट में तो वो खुद ही आ जाते हैं, तो वो कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, भी है कंप्यूटर वायरस, या फायरवॉल, या एंटीवायरस। तो मैं थोड़ा सा चुप करके बैठूंगा, आप आंसर कर लो। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। सो बी पार्ट क्या है, कंप्यूटर वायरस, यानी वायरस जो आ जाता है ना, हाँ, वायरस फैल जाते हैं, कभी कभार हमारे कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं वायरस, ठीक है, हाँ, वो बाहर से कभी कभार वायरसेस आ जाते हैं, तो दैट मीन्स कि कंप्यूटर वायरस भी ऐसे आ जाता है, वो खुद ही फाइल छोड़ के जाता है हमारे डॉक्यूमेंट में या हमारे प्रोग्राम में जो हम कंप्यूटर पे करते होंगे, ठीक है। सो ऐसे ध्यान में रखो आप, ये कंप्यूटर वायरस ही है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स वो सब कुछ हो रहा है जो कंप्यूटर में हो रहा है, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से होता है। एंटीवायरस में प्रोटेक्शन होती है ना। फायरवॉल भी ऐसे होता है। ऐसे कंप्यूटर वायरस जो आ जाता है तो वो खुद ही फाइल छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो हमारे सिस्टम में वायरस कर देता है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। वेरी इजी क्वेश्चन है ये भी। द एक्सपेंशन ऑफ संकल्प इज, संकल्प बताना है, संकल्प क्या है, ठीक है, हाँ। संस्कृत अवेयरनेस एंड नॉलेज एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज प्रोग्राम, BS skills acquisition and karate awareness for livelihood promotion, CS skills acquisition and knowledge awareness for livelihood promotion, DS Sanskrit awareness and knowledge acquisition for livelihood promotion। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आपके पास टाइम है, आपको बताना है संकल्प, SANKLAP, KLP, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसकी मतलब एक्सपेंड करना टर्म को, इसकी फुल फॉर्म क्या है। मैं चुप करके बैठूंगा थोड़ा सा, आप आंसर कर लो। चलो अब हम थोड़ा कम टाइम दे देंगे एवरी क्वेश्चन के लिए, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है ना। अभी 10 ही क्वेश्चन, 9 ही क्वेश्चन हो गए हैं। तो आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यार आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन। तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट, है ना। मैं दोबारा बताऊंगा संकल्प की फुल फॉर्म क्या है, स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको पढ़ लो, आंसर करो। ये भी इजी क्वेश्चन है। Which of the following is not a web browser?
यानी आपको बताना यहाँ पे वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है। ए है इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी है मोजिला फायरफॉक्स, सी है गूगल क्रोम, डी है याहू। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। ज्यादा टाइम नहीं ले लेंगे क्योंकि हमारा ऑलरेडी टाइम हुआ है। इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है इनमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। फोकस ऑन द क्वेश्चन, अब बातें नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, याहू। देखो ये जो है ये वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर पुराना वेब ब्राउजर है ना, बहुत पुराना, अब नहीं चलता है तो बट है। मोजिला फायरफॉक्स भी वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम भी वेब ब्राउजर है, याहू वेब ब्राउजर नहीं है। देखते हैं याहू क्या होता है। याहू एक वेब पोर्टल है या हम इंटरनेट कंटेंट एंड सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। आईसीएस है, ठीक है, इंटरनेट कंटेंट एंड सर्विस प्रोवाइडर है याहू। सो ये हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देते हैं, जैसे ईमेल हम मतलब हम अपना ईमेल जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल mudassir.amin@yahoo.com है ना, हाँ ये ध्यान में रखना। सो ये ईमेल ऐसे हम बना सकते हैं। इस तरह इंस्टेंट मैसेज हम कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो हम कर सकते हैं, इसमें वीडियोग्राफी, तो वीडियो सेंड कर सकते हैं थ्रू याहू, ठीक है। न्यूज हम देख सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग, वेदर को चेक कर सकते हैं इसके जरिए। मनी हम ट्रांसफर कर सकते हैं ना, मनी। सो और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इससे हासिल कर सकते हैं याहू से। सो हम बोलेंगे ये वेब ब्राउजर नहीं है, ये एक इंटरनेट कंटेंट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। सो याहू मेक्स मनी फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। जो याहू जो ये कैसे पैसे कमाते हैं ना, तो ये डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स आ जाते हैं उस पर, तो उससे पैसे कमाते हैं। याहू स्टार्ट कब किया गया है? अक्टूबर 8, 1997 में इसको स्टार्ट किया गया है, 8 अक्टूबर 1997। इसको ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हेन याहू हैज बीन स्टार्टेड। सो इसमें 8 अक्टूबर 1997 ये आएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। विच पोल्यूटेंट इज द मेजर सोर्स ऑफ मैराइन पोल्यूशन? मैराइन पोल्यूशन का मेजर सोर्स आपको बताना है कौन सा है। चलो सब आंसर कर लो। देखो पहले क्वेश्चन को आप आंसर कर लो, फिर मैं बता सकता हूं, है ना। हाँ, मैराइन पोल्यूशन आपको पता होना चाहिए। अगर अभी भी पता नहीं है मैं बता दूंगा बाद में, या चलो मैं बता देता हूं कि मैराइन पोल्यूशन जो है ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स एंड ट्रैश जो होते हैं ना, ट्रैश केमिकल्स जो होते हैं कंबाइन, तो ये आ जाते हैं मतलब डिफरेंट। अगर मैं मतलब समझाऊंगा ऐसे कि यानी मैराइन पोल्यूशन जो आ जाता है ये डिफरेंट सोर्सेज जो आ जाते हैं, जो मतलब घरों से निकल के आते हैं, ठीक है। ऐसे बन जाता है मैराइन पोल्यूशन। फिर सीधा डायरेक्ट किस में जाता है? सी में या कभी रिवर में जाता है, ठीक है। यस, तो यहाँ पे आपको बताना मैराइन पोल्यूशन का सोर्स बताना आपको कहां से आता है। मैंने थोड़ा सा इसमें हिंट भी दे दिया कहां से आता है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आप सब आंसर कर लो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट है ना। सो आपका टाइम भी खत्म हो गया। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो सीवेज यानी ये जो मैराइन पोल्यूशन हो जाता है, एक सेकंड आप रुको, ठीक है, मैं आ जाता हूं।
सो लाइट चली गई थी, ठीक है। अब यहां पे आप ध्यान रखो कि मैराइन पोल्यूशन किसको बोलते हैं। मैराइन पोल्यूशन बोलते हैं कि जब डिफरेंट केमिकल्स या ट्रैश निकल के आ जाते हैं घरों से, ठीक है, या कोई लैंड सोर्स हो जाता है ना, और सीधे चले जाते हैं किसमें, हमारे मतलब ये सी में, ओशंस में वो चले जाते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो मैराइन पोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है, सीवेज से हो जाता है। सीवेज किसको बोलते हैं, जो घरों से निकल के आता है, जो इंडस्ट्री से निकल के आता है ना। सो ये ध्यान में रखो आप कि सीवेज इंडस्ट्री से निकल के आता है, सीवेज घरों से निकल के आता है, ठीक है। सो दैट इज मैराइन पोल्यूशन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट, ठीक है, कि मैराइन पोल्यूशन कैसे हो जाता है। सो ये डायरेक्टली फिर हम रिवर में जाता है या ओशन में जाता है, हमारे घरों से निकल के जो फीकल मैटर निकलता है ना, ऐसे डिफरेंट वेस्टेज निकलते हैं, मतलब पानी के साथ वो फिर जाता है रिवर में या ओशन में। सो ऐसे इंडस्ट्री से निकल के आते, देखो ये है मैराइन पोल्यूशन, ठीक है। देखो कितना गंदा पानी निकल के आता है और वो चला जाता है डायरेक्ट किस में, वाटर में। ओके, सो ये मैराइन पोल्यूशन कहलाता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। इन ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेशन द टर्म आरजीबी मीन्स, यानी अगर हम ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन देखेंगे कि आरजीबी का मतलब क्या है। ए है रेड ग्रे ब्लू, बी है रेड ग्रीन ब्लू, सी है रेड ग्रीन ब्लैक, डी है रेड ग्रे ब्लैक। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। चलो ध्यान आप क्वेश्चंस पे ध्यान रखो, बाकी बातें नहीं। मैं टाइम को थोड़ा सा कम करता हूं, कुछ ही सेकंड हम रखेंगे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है। चलो आंसर कर लो सब। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके सिक्री बेस का आंसर, हमारा टाइम भी खत्म हो गया। बी पार्ट रेड ग्रीन ब्लू जो है ये है आरजीबी का मतलब, ठीक है। आरजीबी का मतलब क्या है, रेड ग्रीन ब्लू। ओके, सो ये ध्यान में रखना आप। ऑडियो वीडियो कंप्रेशन में मतलब जो ये यानी जो ऑडियो वीडियो कंप्रेशन हो जाता है ना, जो वीडियो आ जाता है, जो सिग्नल्स आ जाते हैं, जो कलर सिग्नल्स आ जाते हैं वीडियो में, ठीक है, तो वो 3 बेसिक कलर से आ जाते हैं। वो है आरजीबी, रेड ग्रीन एंड ब्लू, जिसको बोलते हैं आरजीबी, ठीक है, सिंपल टर्म्स में। सो यहां से वो कलर्ड जो सिग्नल्स आ जाते हैं, है ना, जब हम वीडियो देखते हैं या हम वीडियो मतलब क्रिएट करते हैं, तो वो जो मतलब कलर आ जाते हैं वो इन तीनों से आ जाते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू से। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन कमीशन कैरीज द सब टाइटल एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। यहां पे आपको बताना एजुकेशन कमीशन कौन सा है इनमें से जिसका टाइटल है एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। ए है राधा कृष्णन कमीशन, बी है मुदालियर कमीशन, सी है कलकत्ता यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, डी है कोठारी कमीशन। सब आंसर कर लो, वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो। ये ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन मैंने बार बार आपको बोला है इसके बारे में, है ना, इजी क्वेश्चन है ये,
जिसको ये भी याद नहीं रहेगा, यानी जो न्यू है, अब आप इसको ध्यान में रखो, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा डी पार्ट कोठारी कमीशन, दौलत सिंह कोठारी, है ना, डीएस कोठारी जिसने दिया है कोठारी कमीशन उसके नाम पे, उसको एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। सो इसका जो टाइटल पड़ा वो था एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। ओके, सो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आप इसको ध्यान में रखिए। सो चलते क्वेश्चन 14 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। परमाफ्रॉस्ट इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच बायोम। परमाफ्रॉस्ट की कैरेक्टरिस्टिक, यानी जो ये कैरेक्टरिस्टिक है ये किस बायोम की है? ए है टाइगा, बी है टुंड्रा, सी है ग्रासलैंड, डी है डेजर्ट। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सो परमाफ्रॉस्ट जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है किस बायोम का? टाइगा का, टुंड्रा, ग्रासलैंड, डेजर्ट। सब आंसर कर लो, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर आना चाहिए। देखो परमाफ्रॉस्ट अगर आपको पता नहीं है अभी भी, आप क्वेश्चन का आंसर कर लो, तो इसके बाद हम बताएंगे इसका मतलब क्या है, क्योंकि पहले नहीं बता सकते हम, ठीक है। देखो परमाफ्रॉस्ट जो है मतलब इसका आंसर आएगा टुंड्रा, ठीक है। ये टुंड्रा जो बायोम है वहां पे इसके कैरेक्टरिस्टिक परमाफ्रॉस्ट को देखते हैं, तो यानी जो परमाफ्रॉस्ट जो मीन्स यहाँ पे जहां पे हमेशा फ्रोजन रहेगा एनवायरमेंट, ठीक है, ठीक है, कूल एनवायरमेंट रहेगा वहां पे। सो परमा मीन्स परमानेंटली, फ्रॉस्ट मीन्स फ्रोजन। आई होप आपको समझ में आ गया परमाफ्रॉस्ट का मतलब क्या है, यानी हमेशा के लिए जहां फ्रोजन एटमॉस्फेयर रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। सो वहां उसको परमाफ्रॉस्ट बोलेंगे। सो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ये था टुंड्रा बायोम का। टुंड्रा रीजन जो है ये वो रीजन है अर्थ पे सो जहां फ्रोजन रहता है, अर्थ जो सॉइल जो रहती है वो हमेशा फ्रोजन रहती है वहां पे। सो ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, यानी हमेशा के लिए, यानी परमानेंटली 12 मंथ्स में हमेशा के लिए फ्रोजन रहता है वहां पे, ठीक है। सो ये ध्यान में रखो आप। सो ये अब बोलते हैं टुंड्रा कहां पे पाया जाता है? ये नॉर्थ में पाया जाता है, ठीक है। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक यही है कि यहाँ पे जो वहां पे जो सॉइल होती है वो परमाफ्रॉस्ट रहती है, यानी आइस ही रहती है हमेशा के लिए, ठीक है, यानी वो कोल्ड रहती है वहां पे हमेशा के लिए। ओके, सो फ्रोजन सॉइल होती है वहां पे, ओके, यानी सॉइल, उसको सॉइल आइस भी बोलते हैं वहां पे टुंड्रा रीजन में, यानी जो टुंड्रा रीजन है नॉर्थ में पाया जाता है वहां पे उस सॉइल को बोलते हैं सॉइल आइस भी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं क्वेश्चन 15 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द टारगेट सेट बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर जनरेटिंग पावर फ्रॉम विंड एनर्जी बाय द ईयर 2022 इज, यानी जो टारगेट बनाया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना फ्रॉम विंड एनर्जी से कितना, ठीक है, ईयर 2022 तक, यानी जिस ईयर तक। ए है 60 गीगावाट, बी है 50 गीगावाट, सी है 40 गीगावाट, डी है 15 गीगावाट। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यानी जो टारगेट रखा गया इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कि विंड एनर्जी को जनरेट हमें करना है, ठीक है, वो कितना करना है वो आपको बताना है। चलो सब आंसर कर लो। अभी बस 5 क्वेश्चन बचे हैं, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर 60 गीगावाट, यानी विंड एनर्जी हमें, विंड से हमें मतलब जनरेट करने पावर सप्लाई जो इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें टारगेट रखा है वो है 60 गीगावाट। देखते हैं इसके बारे में। सो एज पार्ट ऑफ इट्स क्लाइमेट प्लेज, जैसे क्लाइमेट प्लेज मतलब ले लिया है, शब्द ले लिया है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने उसने बोला कि हमें टोटल इंस्टॉल करना है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, ठीक है, बाय 2022 तक। ओके, सो इसमें आ जाता है 100 गीगावाट सोलर एनर्जी, 60 गीगावाट विंड एनर्जी, 10 गीगावाट बायोमास पावर, 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो पावर से, ठीक है। इसमें से जरूरी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी पूछा जा सकता है स्मॉल हाइड्रो पावर से कितना, कभी पूछा जा सकता है बायोमास से कितना,
ठीक है, आपने देखे होंगे क्वेश्चन इसको। सो बायोमास से आ जाता है 10 गीगावाट, सोलर एनर्जी से आ जाता है 100 गीगावाट। सो ये ध्यान में रखना, टोटल है 175 गीगावाट। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द मैंग्रोव एग्जिस्ट इन, मैंग्रोव कहां पे पाए जाते हैं, ठीक है, ये बताओ। मैंग्रोव क्या होते हैं, ये वुडी ट्रीज होते हैं या श्रब्स हम बोलते हैं जिनको, तो ये कहां पे पाए जाते हैं। ए है फ्रेश वाटर सिस्टम, बी है टेम्परेरी एरियाज, से सेमी एरिड एरियाज, डी है सैलाइन एरियाज। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट के सैलाइन वाटर्स। इन्हें जो मैंग्रोव्स होते हैं, ये जो वुडी ट्रीज या श्रब्स होते हैं, तो ये कहां पाए जाते हैं। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा, ये सैलाइन वाटर में पाए जाते हैं अलॉन्ग कोस्ट लाइन्स। सो मैंग्रोव्स जो ये बढ़ जाते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज में, ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब, पूरे दुनिया में। सो इसका जो यानी कहां पाए जाते हैं, किस लैटिट्यूड में, ठीक है। हाँ, तो नॉर्थ, ये अगर नॉर्थ की बात करें तो 25 डिग्रीज पे आता है, और साउथ की बात करें वहां पे भी 25 डिग्रीज पे आ जाता है। ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज, ठीक है। सो मैंग्रोव्स जो है इसमें स्पेशल अडाप्टेशन होते हैं, जैसे साल्टी होते हैं, ऑक्सीजन पुअर सॉइल होती है, ठीक है। हाँ, ये ध्यान में रखना। सो वहां पे डिफरेंट रिच हैबिटेट होता है, प्लांट्स और एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं इस एरिया में, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज में, ठीक है। सो आप इसको पढ़िए अच्छे से। और बाकी आपको ध्यान में रखना कि मैंग्रोव्स कहां पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं सैलाइन वाटर्स में। तो सैलाइन वाटर कहां पे है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज में। ओके, सो इतना आपको ध्यान में रखना है, ऐसा पूछ सकते हैं। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। इन विच ईयर द मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी गॉट एस्टैब्लिश्ड, इंडियन मॉडर्न यूनिवर्सिटी कब एस्टैब्लिश की गई है, ये बताना आपको। 1957, बी 1857, सी 1947, डी 1964। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। पहले आप आंसर कर लो, उसके बाद हम देखते हैं इसका क्या आएगा आंसर, है ना। और इसको थोड़ा हम समझाते भी है। तो आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, 1857। सो जो इंडियन मॉडर्न यूनिवर्सिटी ने एस्टैब्लिश की गई है वो 1857 में एस्टैब्लिश की गई है, ठीक है। सो ऐसे आप ध्यान में रखो। सो थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। सो जो पहले हम अगर बोलेंगे कि प्रेजेंट सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन, जो इसको बैकअप किया गया माउंट स्टुअर्ट एल्फिनस्टोन मैन्यूट्स में 1823 में, ठीक है। सो ऐसे इसमें एस्टैब्लिश किए गए हैं डिफरेंट स्कूल्स जो इंग्लिश को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे, ठीक है। इस तरह लॉर्ड मैकॉले ने एक एफर्ट लगाया है, उसने भी एक मतलब उसमें भी एक कमीशन आ गया, लॉर्ड मैकॉले कम्युनिकेशन ये कमीशन, ठीक है। सो उसमें भी उसने ज्यादा फोकस दिया है इंग्लिश पे, ठीक है। सो इसी तरह सर चार्ल्स वुड का आ गया 1854 में, उसने मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एक्ट दिया है, ठीक है, सर वुड डिस्पैच में जो आया था। सो इसी तरह यहाँ पे जो मॉडर्न हम बोलेंगे, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी जो है ये आता है, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बम्बई में जो है ना, अब आजकल इसको मुंबई बोलते हैं। सो ये जुलाई 1857 में मतलब एस्टैब्लिश की गई है, ठीक है। सो मद्रास में नाउ जो चेन्नई जिसको बोलते हैं, ठीक है, इन सितंबर 1857 में। सो इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में 1887 में आ गई है, ठीक है।
सो ऐसे हमें पता चलता है कि यानी कुछ ब्रिटिश रूल के अंडर कुछ कॉलेजेस भी थे, ठीक है, डिफरेंट कॉलेजेस थे जहाँ पे डिफरेंट इंजीनियरिंग एजुकेशन दी जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन दी जाती, मेडिकल एजुकेशन दी जाती थी, ठीक है, थ्रू ब्रिटिश रूलर्स के अंडर। सो बट वो जो कॉलेजेस है वो भी मॉडर्न ही मतलब उसको मॉडर्न क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज के से एफिलेटेड थे, ठीक है। सो जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता बम्बई की है ना, मतलब इसको क्यों बोलते हैं मॉडर्न यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो इसको इसीलिए हम बोलते हैं मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहां ये मतलब इसमें डिफरेंट मतलब मॉडर्न कोर्सेज में डेवलप किए गए हैं, ठीक है, इंडिया गवर्नमेंट द्वारा, तभी इसको ये नाम दिया गया है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो इसको आप खुद भी देखिए, ठीक है, खुद भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उससे पहले जो था वो सारा ब्रिटिशर्स का था, ठीक है, हाँ, यानी इस यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के पहले जो था वो सारा ब्रिटिशर्स का था, क्योंकि उसको हम मॉडर्न नहीं कह सकते हैं, तो यहां से हम मॉडर्न कह सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते क्वेश्चन 18 पे, इसको पढ़ो और आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कौन सा यहाँ पे एक्सप्रेस करता है? ए है यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मिनिमली, जो नेचुरल रिसोर्सेज का कम यूज करना। बी है यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर आवर बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए उनको यूज करना। से यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियली सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर फर्दर जनरेशन, यानी ऐसे यूज करना नेचुरल रिसोर्सेज के लिए सो दैट वो बच जाए अपने हमारे जनरेशन के लिए, वो अवेलेबल रह जाए। नहीं बच जाएंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि बचना, बल्कि वो अवेलेबल रहे हमारे फ्यूचर जनरेशन, जो फ्यूचर जनरेशन होगी है ना, उसके लिए दोबारा अवेलेबल रहेगी, ठीक है। ऐसे हमें यूज करना है नेचुरल रिसोर्सेज को। डी पार्ट है प्रिजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना है, ठीक है। एक ही पॉइंट है उसमें, बचाना फ्यूचर जनरेशन के लिए। अब यहाँ पे आपको आंसर करना है, आपके जजमेंट से कौन सा आंसर आएगा वो आप जजमेंट कर लो, डिसाइड कर लो कौन सा आएगा रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। देखो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं को वीडियो को लाइक करो, ठीक है, आंसर करके लाइक कर लो सब। सब ये देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हमारा आंसर है सी पार्ट, कि यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज को ऐसे हमें मतलब खर्च करना है, ठीक है, कि ऐसे उनको यूज करना है, ठीक है, कि जैसे ये फर्दर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे, ठीक है, ऐसे हमें उनका यूज करना है। ओके, सो मतलब सोच समझ के हमें उनको यूज करना है कि फर्दर जनरेशन के लिए भी रहे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 19 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी COD जिसको बोलते हैं, एंड यूट्रोफिक वाटर इज, यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो यूट्रोफिक वाटर होता है उसमें कितनी रहती है? ए है लो, बी है हाई, सी है मीडियम, डी है एक्सट्रीमली लो। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। तो आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट, यानी ये वेरी हाई रहता है। पहले हम देखते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है। ये एक मेजर होता है, यानी हम देखते हैं कि वाटर में, यानी कैपेसिटी ऑफ वाटर जो होते हैं ना, एक रिवर में या एक ओशन में जो हम वाटर देखते हैं, उसका कितना मतलब कितना ऑक्सीजन वो कंज्यूम करता है वहां पे, ठीक है। उसमें जो ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जब उसमें डिकम्पोज जब उसमें ऑर्गेनिक मैटर हो जाता है तो वो ऑक्सीजन कितना कंज्यूम करता है, ठीक है, दैट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, सो इसमें ये प्रेपरेशन हम कैसे लेते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये लेते हैं हम वाटर और वेस्ट वाटर क्वालिटी से। ओके, सो ये ध्यान में रखना आप। सो यहाँ पे जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यूट्रोफिक वाटर में रहती है वो रहती है हाई। ओके,
सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। मैं थोड़ा और बता देता बट हमारे पास टाइम ही नहीं बचा है। अब आप आंसर कर लो इसका। इन विच एरा गिवन बिलो हायर एजुकेशन इन इंडिया गॉट ए सेटबैक, यानी हायर एजुकेशन को सेटबैक कब मिला, मैंने वापस कब आ गई है अपने लेवल पे। तो यहाँ पे आपको बताना है हायर एजुकेशन वापस कब आ गई, किस एरा में आ गई वापस। सो ये ब्रिटिश एरा, क्या ब्रिटिश एरा में, या बुद्धिस्ट एरा, सी मुगल एरा, डी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। सब आंसर कर लो। थोड़ा सा और रुकते हैं, आप सारे आंसर कर लो, उसके बाद हम देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। चलो सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट क्या, मुगल एरा। मुगल एरा में जो हायर एजुकेशन का वो उसे यू टर्न ले लिया दोबारा वापस, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना आप। पहले जो था यानी मुस्लिम रूल था, है ना, यानी जिसको मोहम्मदन रूल भी कहते हैं, ठीक है। मेडिवल एजुकेशन मेडिवल पीरियड भी बोलते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि पहले उसमें ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता था हायर एजुकेशन को, ठीक है। हाँ, तो उसमें मतलब जो रूलर था, है ना, तो उस पे ज्यादा डिपेंडेंट था कि ज्यादा डिपेंडेंट उसी पे था कि जब वो उसको आगे बढ़ा सकता था तब एक इंडिविजुअल के लिए कहेंगे कि इसको हायर एजुकेशन के लिए जाना था, तब वो जा सकता था हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। बट जब मुगल जब फिरोज शाह तुगलक आ गए, है ना, ऐसे डिफरेंट मुस्लिम रूलर्स थे उसमें, यानी जब मैं मुस्लिम रूलर की बात करता हूँ सो उसमें डिफरेंट रूलर्स थे। सुल्तान मोहम्मद गोरी था, है ना, फिरोज शाह तुगलक था। सो डिफरेंट रूलर्स थे, यानी उन इसमें कि हायर एजुकेशन को मतलब वापस लाने में उन्होंने कोई योगदान उनका नहीं था, ठीक है। सो इसी तरह हम बोलेंगे कि यानी एंशंट इंडिया में मतलब कोई इसमें उसका भी योगदान नहीं था। सो जो इसका योगदान रहा तो वो था मुगल एरा में, ठीक है। तो यानी दोबारा यू टर्न इसने ले लिया है मुगल एरा में, ओके। सो ये ध्यान में रखना आप। और जो मुगल्स जो थे उन्होंने ज्यादा फोकस किया है एजुकेशन पे, है ना, वेल्थ पे उन्होंने फोकस किया है ज्यादा। सो दैट मीन्स कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो मुगल एरा था उसमें क्या हुआ कि हायर एजुकेशन का सेटबैक दोबारा मिला, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो ये थे आज के टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 2019 2021 में पूछे गए, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस। सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे, आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, यहाँ पे आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुछ क्लासेस है जो मैंने पहले भी बोले हैं, ठीक है। सो इनको आप देखिएगा। सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए, कैसा रहा आपका आज का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है, एमसीक्यू सीरीज कैसा रहा, ठीक है। सो ये 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास रहता है इसको आप मिस मत करिए। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया, ठीक है। सो पवन को वापस बुलाइए, ठीक है। यस, उसको बोले कि सर ने हंस लिया है, ठीक है। यस, सो और जिसको जो कहना है वो कहने दो, बट आप फोकस करिए। वी वांट मोर जेर, ओके। सो आपका कोई प्रश्न को कोई क्वेश्चन होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, सो उसको हम एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में, है ना, या कल नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।